जब नीतीश कुमार का जिक्र आता है कि तो उनके साथ एक शब्द है जो जुड़ जाता है कि वो पलटी मार है। सवाल ये उठता है कि क्या इसका उनकी छवि पर कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या लोग उन्हें पलटी मारने वाला नहीं मानेंगे? और क्या वोट बैंक में जेडीयू के इससे कोई असर आता हुआ आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। क्योंकि अगर आज जेडीयू की बात करें तो उसके पास मुद्दा क्या? प्रशांत किशोर जनसुराज की जो स्ट्रेटेजी है वो यहीं कहीं फोकस करती है। कुछ नया लोग इनसे भी उब चुके होंगे, उनको लाना नहीं चाहते होंगे और ऑल्टरनेट पहले कोई होता नहीं था और हम ऑल्टरनेट हैं। चिराग पासवान का चेहरा वो कितना प्रभावशाली है? चेहरा प्रभावशाली है और उन्होंने अपनी पार्टी में भी अपना वजूद बनाया। किसको लोग पासवान लोग अपना लीडर मानते हैं तो वो चिराग पासवान है। चिराग पासवान भी इफेक्टिव तब हो सकते हैं जब उनको बीजेपी का सपोर्ट होता है। जेडीयू से कम मोहब्बत है बीजेपी की? नहीं, जेडीयू बीजेपी से तो है बिल्कुल, आपस में टाई-अप है, लेकिन जेडीयू एक पार्टी है, बीजेपी दूसरी पार्टी है। ये लेट है, इसका फायदा नहीं मिलेगा, ना के बराबर मिलेगा। ये वैसे ही है जैसे केजरीवाल ने कहा था कि मैं 2100 रुपये दूंगा। कहीं ना कहीं कांग्रेस बिहार में अच्छा इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि उनकी पार्टी का रिमोट कंट्रोल लालू जी के बंगले से चलता है। तो बिहार में काबा सुशासन बाबू बा या फिर तेजस्वी यादव का जादू बा? आज बिहार मंथन में हम इसी पर मंथन करने वाले हैं, इसी पर चर्चा करने वाले हैं, जहां बिहार चुनाव से पहले आखिर समीकरण क्या बन रहे हैं, किस पार्टी की कितनी तैयारी है, किसमें है कितना दम। आज इसी पर चर्चा करने के लिए मिस्टर विजेंद्र शर्मा जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। सबसे पहले सर हम बात कर लेते हैं मुद्दों की बहार की। जब चुनाव की बात होती है तो मुद्दों की बात होती है, लेकिन कहा जाता है बिहार में फेस पॉलिटिक्स यानी कि चेहरे के बलबूते लोग ज्यादा आकर्षित होते हैं बजाय मुद्दे के बिना पर चुनाव लड़े जाएं। आपको क्या लगता है अब की बार मुद्दों पर फेस पॉलिटिक्स ज्यादा हावी हो रहे हैं? नीतीश का चेहरा, तेजस्वी यादव का चेहरा, क्या इन सब के नीचे मुद्दे उस प्रबलता से नहीं उठाए जा रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि सिर्फ चेहरे पे इलेक्शन होते हैं। मुद्दे हमेशा होते हैं और चेहरे मुद्दों के साथ चमकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि अगर आप 2014 की बात करते हो जी, तो जब नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में स्वीप किया इंक्लूडिंग बिहार, तो फेस भी था, फेस बन रहा था, डेवलप हो रहा था जी। लेकिन एक गुजराती आदमी को बिहार से इतना सपोर्ट कैसे मिला? क्योंकि साथ में मुद्दे थे। बिल्कुल, उन्होंने बोला हम विकास करेंगे, जैसे गुजरात में डेवलपमेंट किया वैसा हर जगह करेंगे। तो वैसे ही जो आप बोल रहे हो बिहार के लिए जो चेहरे होते हैं वो हमेशा मुद्दों के साथ होते हैं। जैसे लालू यादव अपने साथ में एक क्या मुद्दा लेके आए थे? सामाजिक न्याय। तो वो मुद्दा चलता रहा, अलग अलग शेप में आता रहा, उसमें आरक्षण जुड़ गया, उसमें और बहुत चीजें जुड़ गई। नीतीश कुमार ने जो अपनी सुशासन की इमेज बनाई कि मैं विकास करने वाला हूँ, मैं गवर्नेंस देने वाला हूँ, ठीक है, फेस बनाया, लेकिन साथ में क्या एक मुद्दा बना के रखा। और उन्होंने क्या आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है, ईबीसी जी, हम उसे कैसे बेहतर करने वाले हैं। तो वो उनका वोट बैंक बना। ठीक है, फेस हमेशा चमकता है मुद्दों के साथ। फेस हमेशा मुद्दों के साथ चमकता है। अब जब नीतीश कुमार का जिक्र आता है कि तो उनके साथ एक शब्द है जो जुड़ जाता है कि वो पलटी मार है। और बीते दिनों में कभी उनका आरजेडी के साथ गठबंधन हुआ और फिर वापस से भारतीय जनता पार्टी में वो लौट गए गठबंधन के साथ। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसका उनकी छवि पर कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या लोग उन्हें पलटी मारने वाला नहीं मानेंगे? और क्या वोट बैंक में जेडीयू के इससे कोई असर आता हुआ आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। क्योंकि अगर आज जेडीयू की बात करें तो उसके पास मुद्दा क्या? सिर्फ एक ही मुद्दा कि नीतीश कुमार, सुशासन बाबू जी, लेकिन सुशासन पे तो डेंट लग रहा है जगह जगह। हेल्थ के उनके इश्यूज हैं। ठीक है, तो जेडीयू अभी धीरे धीरे मुद्दा विहीन है, इसलिए जेडीयू पर इम्पैक्ट आएगा। जेडीयू का इम्पैक्ट आएगा क्योंकि उसके पास मुद्दा नहीं है। आपने सुना एक बहुत छोटी पार्टी है एलजेपी, चिराग पासवान, ठीक है, उनका पता मुद्दा क्या होता है? क्या बोलते हैं चिराग पासवान हमेशा हर एक मीटिंग में? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। बिल्कुल,
तो है ना मुद्दा, एक मुद्दा है, एक फेस है। प्रशांत किशोर क्या बोलते हैं, जी साहब पलायन मुझे रोकना है, शिक्षा बेहतर करनी है, मैं हर एक मंडल में एक स्कूल बनाऊंगा जो कि विश्व स्तरीय होगा। तो मुद्दा भी है और चेहरा भी है। अनफॉर्चुनेटली जनता दल यूनाइटेड और दूसरी पार्टी, रीजनल पार्टी जो हमेशा उसके अपोनेंट रही, आरजेडी, दोनों के पास में ऐसा कोई अट्रैक्टिव मुद्दा इस समय नहीं दिखता। अच्छा, अट्रैक्टिव मुद्दा नहीं दिखता है। और सर इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ते हुए बात कर लेता हूँ भारतीय जनता पार्टी के विस्तार की भी। अब बिहार में जब हम बात करते हैं तो गठबंधन की सरकार है और कई बार माना जाता है कि जेडीयू और बीजेपी एक किन्हीं मुद्दों पर एक साथ सहमत नहीं होते हैं। ऐसे में अगर हम बीजेपी की बिहार के भीतर विस्तार की बात करें तो अपने दम पर बीजेपी कितना दम रखती है बिहार में। और जैसे हमने देखा है कि बीजेपी बीते दिनों में अपने जो राज्य के नेता होते हैं उन्हें केंद्र में ले जाती है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि जैसे पहले भी चर्चाएं हुई है कि नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति की तरफ से ऑफर आया, आप आइए आपको कैबिनेट मंत्री बनाएंगे, बट उन्होंने कहा कि मैं बिहार में ही रहूंगा। तो इस बारे में जरा बताइए। भारतीय जनता पार्टी कभी भी क्लियर नहीं रही बिहार के लिए, उनका गोल क्लियर नहीं है। आपको एग्जांपल देता हूँ, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सीएम रहे जी, बाद में उन्होंने एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया, खुद डिप्टी सीएम बने जी। और जब इलेक्शन में गए सब जानते थे कि देवेंद्र फडणवीस ही वापस सीएम ही बनेंगे, क्योंकि एक चेहरा है जिसके आसपास पूरी राजनीति मूव करती है महाराष्ट्र में, ठीक है। उत्तर प्रदेश है तो पिछले इलेक्शनों में योगी आदित्यनाथ एक चेहरा है जिसके आसपास की राजनीति इवॉल्व करती है। बिहार में अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, बस चेहरा नहीं, जबकि वहां से सबसे ज्यादा उनके केंद्रीय मंत्री भी हैं, लेकिन किसी को भी उन्होंने आज तक ऐसा प्रोजेक्ट नहीं किया कि ये हमारा फेस है। तो जो पहले कभी उनके डिप्टी सीएम रहा करते थे सुशील मोदी, वो भी एक तरह से राइट हैंड ऑफ नीतीश कुमार या बी पर्सन ऑफ नीतीश कुमार टाइप ही, वो कन्वीनियंस की पॉलिटिक्स करते रहे, कन्वीनियंस की, सहजता सरलता से काम चल रहा है। लेकिन कोई भी बिहार बीजेपी में एग्रेसिव लीडर जो अपनी पहचान बना के जमीन से जुड़ के काम कर रहा हो जी, ऐसा नजर नहीं आता है। इसलिए बीजेपी जो पिछले बार परफॉर्मेंस 78 सीट लेके आई जी, 74 या 75 लेके आई, फिर वो वीआईपी के कुछ लोग शामिल हो गए, तो उस परफॉर्मेंस को भी बरकरार करने के लिए उन्हें चेहरा चाहिए। चेहरा अभी किसका होगा? नरेंद्र मोदी जी का होगा, मोदी जी के नाम पर। दिल्ली में भी मुद्दे क्या होंगे? हमने मुद्दों की बात की, तो चेहरा मोदी जी का होगा, बीजेपी का। और मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे फिर वही होंगे कि हमने पाकिस्तान को मारा, हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, राष्ट्रीय मुद्दों के बलबूते, राष्ट्रीय मुद्दों पे ही वो कोशिश करेंगे करने। सर एक सवाल मैं इसमें जोड़ देता हूँ कि क्या जो केंद्र की योजनाएं होती हैं बिहार राज्य के लिए, प्रधानमंत्री कितनी बार आते हैं, कितनी योजनाओं का शिलान्यास करते हैं, क्या बिहार का वोटर इन सब चीजों से प्रभावित होता है? क्या इस बलबूते पर वो जो एनडीए की सरकार है बिहार में उसे चुनने के लिए आगे जाता है? हाँ, वहाँ के लोकल मुद्दे 2005 के बाद, ठीक है, 2005 में तो लोगों ने सोचा कि एक बार फुल टाइम मैंडेट देना नीतीश कुमार को जी, 5 साल काम किया, और 2010 में उनकी सबसे ज्यादा सीटें आई, क्योंकि लोगों ने देखा कि उस 5 साल में बहुत ज्यादा काम हुआ। कारण क्या होता है कि अगर ये कमरा बहुत मैसी है, बहुत गंदा है जी, तो आप इसमें थोड़ी सफाई करेंगे वो दिखेगा, लोगों को अपील करेगा, सही बात, ठीक है। तो वो फेज था। लेकिन उसके बाद की जो एक्सपेक्टेशंस वो ये होती है कि अब ये कमरा एकदम से वीआईपी दिखना चाहिए, इसमें एक छोटा सा दाग भी नहीं होना चाहिए। अगला लेवल क्या, वो नीतीश कुमार उसे नहीं कर पाया, और ना ही कोई ऐसा विजन सामने है, और ऐसा कोई विजन एनडीए का भी सामने नहीं है। तो इसलिए आज की परिस्थिति में हम बात करें तो कंफ्यूजन की स्टेट है वोटर के माइंड में, किस पर विश्वास कि मैं जिसको वोट देता आ रहा हूं उसी को वोट दूं, या मैं आरजेडी को वोट दूं। क्या इस बार जहां पे लोगों को उनके जो वोटर्स हैं वो वोट देते हैं, आरजेडी का जो उसका समीकरण है या जो मोदी के अपोनेंट्स है वो उन्हें वोट देते हैं, लेकिन बाकी लोग जिनको लगता है कि कैसे सब कुछ अच्छा होगा, तो वो जो स्पेस है उसमें कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की जनसुराज कुछ मुद्दे लेके खड़ी नजर आती है। वो कितना उसको कैपिटलाइज कर पाएगी नहीं कर पाएगी वो एक अलग टॉपिक है।
अब आपने प्रशांत किशोर का जिक्र छेड़ा है, तो चलिए हम जन स्वराज से होते हुए जो वहाँ की रीजनल पार्टीज है उनकी भी बात कर लेते हैं। हम वहाँ पर एक रीजनल पार्टी है जो अक्सर वोट कटुआ की संज्ञा उसे दी जाती है कि वो बाकी पार्टियों का वोट काट लेती है। ऐसे जन स्वराज पार्टी का अगर हम जिक्र करें, पीके की पार्टी, प्रशांत किशोर की पार्टी, क्या वो भी मात्र एक वोट कटुआ पार्टी बनकर रह जाएगी? आपको लगता है कि उसमें कोई दम है? क्योंकि प्रशांत किशोर का जो करियर है वो केवल अभी ये राजनीतिक नहीं है, इससे पहले वो सलाहकार रहे हैं कई बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े राज्यों में चुनावों के दौरान। तो आपको लगता है कि बिहार की जनता उन पर विश्वास दिखाएगी और कुछ अच्छी खासी सीटें वो लेकर आएंगे? क्या लगता है कि कितना दम है जन स्वराज में? आपके दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपने पूछा कि हम पार्टी, हाँ, ठीक है, तो हम पार्टी वोट कटुआ नहीं है। हम का असर कुछ सेगमेंट में, ठीक है, एक वो भी एक विशेष कुछ सीटों पर, एक जाति विशेष जो मुसहर आती है उस सब में उनका असर है। वहां से वो अपने एमएलए, वो भी जो डिस्ट्रिक्ट गया है, गया के आसपास के इलाके में उनका असर जी, ठीक है, तो वहां से उनकी वोट पड़ती है, तो वो उनका रीजनल इम्पैक्ट है। अब इस तरह की एक पार्टी और भी है, वीआईपी, ठीक है, जिसके वो बोलते हैं सन ऑफ मल्लाह और ये सारा कुछ, तो उनकी पिछली बार भी कुछ उनका भी ऐसा ही असर मल्लाहों में है, केवट, तो वहां से वो उनकी सीट पड़ती है। लेकिन जो आपने बात की प्रशांत किशोर की जी, प्रशांत किशोर, अगर आप जाति की बात करेंगे, अभी आरजेडी हमेशा बार बार क्या बोलती है कि अरे प्रशांत किशोर का नाम प्रशांत किशोर पांडे है, और प्रशांत किशोर बोलते हैं नहीं नहीं साहब, मेरा नाम प्रशांत किशोर है, मेरे फादर का नाम फला फला पांडे है, लेकिन मेरा नाम तो प्रशांत किशोर है जी। वो उस फ्रेम से बाहर जाना चाहते हैं। वो कहते हैं नहीं साहब, आपका भला नहीं हुआ, पलायन हो गया, आप सिर्फ डर के मारे वोट देते हो। कुछ लोग लालू को वोट देते हैं कि बीजेपी से डर रहे हैं, कुछ लोग बीजेपी को वोट देते हैं कि भाई लालू से डर रहे हैं, तो आप मुझे वोट दो। जाति हावी है चुनाव में, जाति हमेशा हावी होती है, हमेशा हावी रहती है, और बिहार में नहीं, भारत के हर एक राज्य में, कुछ को छोड़कर। सर, लोकसभा पर चलते हैं। लोकसभा चुनावों में हमने देखा बड़े दिलचस्प चुनाव हुए। एग्जिट पोल्स का जो डाटा था वो बिल्कुल अलग, उसके विपरीत अनुमान आए। ऐसे में आप अब जब किंग मेकर की भूमिका में जेडीयू नजर आए, नीतीश कुमार नजर आए, तो ऐसे में आपको लगता है कि अगर बिहार की जनता जब इस सब चीजों को देख रही है, केंद्र में होती या लोकसभा में होते हुए, लोकसभा चुनावों में होते हुए, तो इनका कोई सीधा असर लोगों के मस्तिष्क में पड़ा होगा और वोट डालते वक्त विधानसभा के चुनावों में कुछ विचार करेंगे? तो आपने बहुत अच्छा एक क्वेश्चन पूछा लोकसभा का जी। तो लोकसभा में किसकी लहर थी? नरेंद्र मोदी, 400 बार बोला था, ठीक है, 400 बार, और सारा मीडिया, और अगर आपने भी उसमें कुछ यूट्यूब बनाए होंगे तो आपने भी यही कहा होगा कि साहब 400 तो आने वाले हैं, नहीं तो 350 तो आएंगे, 380 आएंगे, 400 आएंगे, ऐसे कुछ आएंगे, ठीक है, नहीं आए ना, नहीं आए ना, जबकि पूरी एक तरह से हवा बनी हुई थी जी, ठीक है। अब ऐसे ही केस में अगर आप बिहार की बात करो तो बिहार से बीजेपी के भी एस्टेब्लिश्ड नेता इलेक्शन हारे, आरके सिंह हारे इलेक्शन, और भी लोग इलेक्शन हारे वहां से, जो कि जमे हुए नेता हैं, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस बोला जाए इसे, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, दिस इज कॉल्ड एंटी इनकम्बेंसी आल्सो, कि आप लंबे समय से, तो इस बारी जो बीजेपी हमेशा अच्छे स्ट्राइक रेट से 70, 75, 60, 65, 70 सीट लेके आती है बिहार में, बीजेपी को चिंता होनी चाहिए कि क्या मैं वापस वो 70 सीट जीत सकते हैं। और सर, अब जिक्र कर लेते हैं हम लोग लोकसभा के चुनावों का भी, जिसमें देखा गया कि नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू एक किंग मेकर की भूमिका में आ गई। पॉइंट नंबर 2, पूरे एनडीए का परफॉर्मेंस देखिए तो एग्जिट पोल्स के बिल्कुल विपरीत एक अच्छा परफॉर्मेंस उसे नहीं कहा जा सकता। ऐसे में इन दोनों पॉइंटर्स का आपको क्या लगता है कि बिहार के इन विधानसभा चुनावों पर कोई प्रभाव पड़ेगा? लोकसभा के रिजल्ट का असेंबली के रिजल्ट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन उसमें एक सीख है। जैसे कि सब लोग सोचते थे कि एनडीए की सीट 400 प्लस जाएंगी, 400 प्लस जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जी, ठीक है। बड़े बड़े नेता जैसे आरके सिंह जैसे लोग भी, जो केंद्रीय मंत्री थे, पूर्व गृह सचिव, वो अपना इलेक्शन हारे बिहार में, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा जो मुझे समझ में आता है कि बीजेपी 2015 को अगर छोड़ दें तो उसके बाद से
या उससे पहले भी हमेशा जी अच्छी परफॉर्मेंस बिहार में करती आई है। इवन 2010 के इलेक्शन में तो उन्होंने 100 लड़ी और 91 जीती। ये परफॉर्मेंस थी बीजेपी की। सिर्फ 2015 में उनकी 56 सीट थी, उसके बाद फिर पिछली बार भी 78 थी। तो उस परफॉर्मेंस को रिपीट करना कारण क्या है कि जो बीजेपी का जो इन्फ्लुएंस है, अगर आप पूरे क्षेत्र की बात करो बिहार की, सीमांचल में बहुत कम है क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन अलग है। तो बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट होता है वो किन जिलों में होता है वो हमें समझने की जरूरत है। तो क्या अगर वहाँ के मतदाता एंटी इनकम्बेंसी सोचते हैं, तो बहुत हो गया, 15-20 साल से तो बीजेपी का एमएलए ही बार बार यहाँ जीतते आ रहा है, तो क्या होगा? तो क्या होगा? प्रशांत किशोर जनसुराज की जो स्ट्रेटेजी है वो यहीं कहीं फोकस करती है, कुछ नया। लोग इनसे भी उब चुके होंगे जी, उनको लाना नहीं चाहते होंगे, और ऑल्टरनेट पहले कोई होता नहीं था और हम ऑल्टरनेट हैं। तो यहीं पर संभावना दिखती है जनसुराज की। आपने सवाल किया कि लोकसभा का क्या फर्क पड़ेगा? फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लोकसभा के रिजल्ट्स को एनालाइज करने की जरूरत है कि क्या ऐसा अगर विधानसभा में हुआ तो एनडीए के लिए ये चिंताजनक होगा। लेकिन सर एनडीए का ही हिस्सा है चिराग पासवान भी, और लोकसभा में जितनी उनको सीटें मिली सब पर जीत कर आए और केंद्रीय मंत्री भी बन गए। ऐसे में जब बिहार की राजनीति की हम बात करते हैं तो कुछ दिन पहले तक चर्चा थी कि वो भी विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में उनकी जो पार्टी है उसकी किस तरीके की भूमिका हम बिहार में समझ सकते हैं, और चिराग पासवान का चेहरा वो कितना प्रभावशाली है एनडीए के लिए? खासकर चेहरा प्रभावशाली है और उन्होंने अपनी पार्टी में भी अपना वजूद बनाया जी। अब सब जानते हैं कि उनके चाचा उनसे अलग हुए, उनके चाचा भी कुछ दिन पशुपति पारस, कुछ दिन वो भी मंत्री रहे सेंटर में। लेकिन बीजेपी को भी समझ में आया कि अपील किसके अंदर है, किसको लोग पासवान लोग अपना लीडर मानते हैं, तो वो चिराग पासवान को मानते हैं। लेकिन चिराग पासवान का पिछली बार उन्होंने खुद से इलेक्शन लड़के देखा तो उनका एमएलए तो एक ही आया। तो चिराग पासवान भी इफेक्टिव तब हो सकते हैं जब उनको बीजेपी का सपोर्ट मिलता है। बीजेपी का सपोर्ट तो 5 लोकसभा सीट जो वो जीत के आए जी, तो वहां पर नरेंद्र मोदी का करिश्मा था और उनके अपने कैंडिडेट्स थे और उनके अपने जाति की वोट भी थी। तो चिराग पासवान का अगर आप बात करते हैं 243 सीट में से बीजेपी और उसके एलाइज, चिराग पासवान बीजेपी के एलाइज हैं, नीतीश कुमार के एलाइज नहीं है। तो बीजेपी कोशिश करेगी एलजेपी के साथ मिलके कि ज्यादा से ज्यादा सीटें 243 में से लें और आपस में बांटें। जेडीयू को कम सीट मिले ऐसे ये लोग कोशिश करेंगे। तो चिराग पासवान का जो बयान था कि हम सारी सीट लड़ने वाले हैं, वो स्ट्रेटेजिकल बयान था और उसको कहीं ना कहीं अघोषित समर्थन बीजेपी का है। जेडीयू से कम मोहब्बत है बीजेपी की? नहीं, जेडीयू बीजेपी से तो है बिल्कुल, उनका आपस में टाई अप है, लेकिन जेडीयू एक पार्टी है, बीजेपी दूसरी पार्टी है। बाकी जो एलाइज हैं वो जेडीयू के एलाइज नहीं है, वो बीजेपी के एलाइज है। आप इसको ऐसे समझिए कि जब नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ के आरजेडी के साथ अपनी सरकार बनाई तो क्या चिराग पासवान उनके साथ चले गए थे? नहीं, बस क्योंकि वो बीजेपी के एलाइज है। सर बिहार के चुनावी दंगल में कई सारे वादे किए जा रहे हैं या फिर कोई नई योजनाएं हाल ही में लाई गई जहां पर जो अपाहिजों के लिए महिलाओं के लिए जो पेंशन स्कीम है उसे बढ़ा दिया गया, उसकी राशि को बढ़ा दिया गया और अब 1 अगस्त से 125 वोल्ट जो बिजली है वो फ्री दी जाएगी। ये जो तमाम फैसले लिए जा रहे हैं नीतीश सरकार की तरफ से, इनका क्या प्रभाव पड़ता हो आप देख रहे हैं चुनावी दंगल में? देखो, चाहे बिजली की सब्सिडी है ये यूनिट फ्री वाली, या जैसे कि महाराष्ट्र में लाडली बहन लड़की बहन योजना चली और उसका इम्पैक्ट पड़ा, बीजेपी जीत के आई, ठीक है, उसका था टाइमली एग्जीक्यूशन, ये इम्पोर्टेंट है। नीतीश कुमार अगर इसको अगस्त में लागू करते हैं और अक्टूबर में इलेक्शन है तो लोगों को शायद एक बिल में फायदा दिखेगा
एक बिल में, टेंजिबल नहीं है। जनता अगर ये काम अब से 6 महीने पहले हो चुका होता तो जो स्टैंप आज गवर्नेंस पे लगती है नीतीश कुमार की कि गवर्नेंस अच्छी नहीं हो रही है जी, ये नहीं आता। ये होता कि नहीं देखो वो गवर्नेंस अच्छी कर रहे हैं, बजट बहुत अच्छी तरह मेंटेन कर रहे हैं उन्होंने। अभी देखो ये 150 यूनिट फ्री की ये भी लागू भी कर दी। सही बात है। ये लेट है तो इसका फायदा नहीं मिलेगा, ना के बराबर मिलेगा। ये वैसे ही है जैसे केजरीवाल ने कहा था कि मैं 2100 रुपये दूंगा। बहुत अच्छा कार्ड था उसका, हमने इस पर चर्चा की थी, जगह जगह फॉर्म भराए गए, पूरा हाइप बनाने क्रिएट हुई, लेकिन वो लेट था। अगर वही काम 1 साल पहले होके और उसकी डिलीवरी हो जाती तो कुछ रिजल्ट अलग आते। वोटर समझ जाता है कि चुनावों के मद्देनजर ये फैसले लिए जा रहे हैं। सर, लोकसभा में कांग्रेस ने माना जाता है कि शायद कांग्रेस ये भी खुद भी मानती है कि पहले से इस बार बेहतर प्रदर्शन उसने किया। ट्रिपल डिजिट पर नहीं पहुंच पाई, 99 पर सिमट कर रह गई, लेकिन राहुल गांधी को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई कि राहुल गांधी शायद अब सीरियस हो गए हैं। तो वही बिहार में अगर हम कांग्रेस की बात करें, बिहार में आप कांग्रेस को कहां देख रहे हैं? बिहार में कांग्रेस ने कुछ चीजें करने की कोशिश की जी, जैसे कि उन्होंने जो प्रभारी वहां नियुक्त किए, हाँ, वो काफी एग्रेसिव नजर आए शुरू में। ठीक है, फिर उन्होंने अपने जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको बदला तो लगा कि कुछ एग्रेसिव हैं। कन्हैया कुमार थोड़े से एक्टिव हुए, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस बिहार में अच्छा इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि उनकी पार्टी का रिमोट कंट्रोल लालू जी के बंगले से चलता है। अच्छा, तो जब पार्टी अपने कार्यक्रम भी ठीक से एग्जीक्यूट ना कर सके, जैसे कन्हैया कुमार ने एक पदयात्रा निकालने की कोशिश की, लेकिन वो 1-2 दिन चलने के बाद वो बंद हो गई अचानक। अगर वो सब चल रहा होता, क्योंकि शायद लालू जी नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, शायद उन्होंने केंद्रीय हाईकमान को बोला होगा कि ये सब मत करिए यहाँ पे। तो जब कांग्रेस अपनी प्रेजेंस वहां पे नहीं दिखाएगी तो कांग्रेस का भविष्य भी एक पिछलग्गू जैसी पार्टी का ही रहेगा। अगर हम कांग्रेस और आरजेडी के रिश्ते की बात करें, आपको लगता है कि ये जो ये विपक्षी गठबंधन है ये मजबूत है, ये कुछ कमाल ये कर सकता है, एक कड़ी चुनौती दे सकता है जदयू को? जो हमने शुरू में भी बात की कि इस समय 2 गठबंधन नजर आते हैं, एक एनडीए और एक इंडिया गठबंधन। दोनों गठबंधन ऑलमोस्ट फ्रीज है, कौन किधर रहेगा अभी ये बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्रीज है। लेकिन 2 गठबंधन के अलावा जो तीसरी पार्टी जनसुराज, और कहीं छोटे पॉकेट्स में हिट करने के लिए AIMIM, तो AIM कितना इम्पैक्ट करेगी दोनों बड़े गठबंधनों को, और जनसुराज अपनी वहां बीच में प्रेजेंस बना सकती है या इनसे पिछड़ जाएगी या सिर्फ वोट काटना रहेगा, ये भविष्य में है। अभी जब तक कि सीटें डिक्लेयर ना हो जाएं, कौन कितनी पार्टी में लड़ता है, तब तक ये अभी हम इस पे एनडीए की सरकार बनती है मानिए, और या फिर इंडिया गठबंधन की बनती है और अल्पमत में रहते हैं, तो आपको लगता है कि किंग मेकर की भूमिका में प्रशांत किशोर नजर आएंगे और किसकी तरफ जाते हुए आपको नजर आएंगे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप 200% इसको लिख लीजिए, वो किसी भी गठबंधन का साथ नहीं देंगे। तो आपको क्या लगता है पॉलिटिकल गोल्स क्या है प्रशांत किशोर के? उनके पास वक्त है, उम्र उनके साथ है, वक्त उनके साथ है, पॉलिटिकल गोल उनका बिल्कुल क्लियर है। तो वो किसी भी गठबंधन के साथ जाके अपनी एनर्जी को जाया नहीं करने वाले। उनका गोल साफ है, बिहार को रूल करना, इस इलेक्शन में नहीं तो अगले इलेक्शन में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बिहार की इस गजबे राजनीति पर हमसे चर्चा करने के लिए। तो ये बिहार है जहां पर आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और आज हमने आपसे इसी पर चर्चा की। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अभी के लिए इतना ही। आप बाकी खबरों के लिए देखते रहिए PPM टाइम्स। धन्यवाद।